स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और यह एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्लास है जिसे आप साइकोपैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी की सीरीज में हमने लास्ट वीडियो स्ट्रेस से रिलेटेड किया था, जिसमें हमने यह देखा था कि स्ट्रेस यानी जिसे आप तनाव या प्रतिबल के नाम से भी जानते हैं वो क्या होता है। उद्दीपक के रूप में उसको परिभाषित किया गया था। इसके साथ साथ हमने उसे अनुक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया था। इन सभी रूपों में हमने स्ट्रेस को देखा था और उसकी कुछ विशेषताएं भी देखी थी। जैसे आप स्ट्रेस को हमेशा एक निगेटिव रूप में लेते हैं कि स्ट्रेस हमेशा नकारात्मक चीज़ों से उत्पन्न होता है, बट हमने वहाँ पर देखा था कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो वैसे तो पॉजिटिव है बट उनसे भी स्ट्रेस उत्पन्न होता है। जैसे शादी हुआ, विवाह। शादी विवाह में भी जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जबकि शादी विवाह एक अच्छा प्रोग्राम है, एक पॉजिटिव प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो स्ट्रेस है वो सिर्फ निगेटिव चीज़ों की वजह से ही उत्पन्न होता है। कई बार पॉजिटिव चीज़ें भी स्ट्रेस को उत्पन्न करती हैं। अब आज की क्लास में बेसिकली हम यह जानेंगे कि जब स्ट्रेस आपके अंदर आता है, मतलब स्ट्रेस उत्पन्न हुआ, तो आप कैसी रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब कैसी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, इस चीज को आज हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो जो मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि पर्सन के स्ट्रेस के प्रति रिस्पॉन्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। उन्होंने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति किसी स्ट्रेस रिलेटेड इवेंट के प्रति रिस्पॉन्स करता है तो वो दो तरह से करता है। अब आप इसको और अच्छे से तब समझ पाएंगे जब इसको आप अपनी लाइफ से कोरिलेट करेंगे, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यानी आप ग्रेजुएशन में हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कभी ना कभी आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आया होगा जब आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न हुआ होगा, मतलब आपने स्ट्रेस को फील किया होगा। अब आप याद करें अगर कि उस टाइम पे आपने रिस्पॉन्स क्या किया था, तो दो ही टाइप के रिस्पॉन्स रहे होंगे। या तो आपने मनोवैज्ञानिक रिस्पॉन्स किया होगा, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं व्यक्त की होंगी, और या फिर आपने दैहिक प्रतिक्रियाएं व्यक्त की होंगी। तो उन्हीं दोनों के बारे में हमें यहाँ पर जानना है बेसिकली, जिसमें से कुछ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और दैहिक प्रतिक्रियाओं में हम GAS मॉडल को देखेंगे, गैस मॉडल, जिसे शैली का गैस मॉडल कहते हैं, हेंस शैली का गैस मॉडल, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की, और इसको कोरिलेट करते हुए चलेंगे, इसको लाइफ से कोरिलेट करते हुए चलेंगे, एग्जाम्पल लेते हुए, ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। तो एक बार फिर से देखिए, स्ट्रेस के प्रति जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? मनोवैज्ञानिक और दैहिक। आप चाहे तो साथ में रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा और फिर जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो और माइंड में क्लियर हो जाएंगे। अब पहले बात करते हैं मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के बारे में। तो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं यानी जो आपके किससे रिलेटेड है? मानसिक प्रतिक्रियाओं से रिलेटेड है। मतलब जो मानसिक प्रक्रिया है, आपकी मेंटल प्रोसेस है, उससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर बताए जाएंगे कि जब आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो आप कैसी मानसिक प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे आप देखें कि जब तनाव में व्यक्ति आता है तो उसकी मानसिक कार्यों में एक तरह का विघटन देखा जाता है। मतलब उसकी जो मानसिक कार्य होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, आप खुद फील किए होंगे इस चीज को कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो कोई भी चीज आप सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। क्या होता है? आप डिस्टर्ब हो जाते हैं वहां पर। सेम चीज यहाँ पर भी बताई जा रही है। तो डिस्टर्ब आप जो हो रहे हैं वो किस कैटेगरी में आएगा? वो डिस्टर्बेंस आएगा मानसिक प्रतिक्रियाओं के रूप में। कब? जब आप डिस्टर्ब होकर कोई कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, खासकर ऐसा कार्य जिसमें आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है, जिसमें आपको रिकॉग्निशन की जरूरत है, आपको कुछ याद करने की जरूरत है। तो ऐसी चीजों को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, तो वो चीजें आपकी आएंगी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं में। अब मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं में भी यहाँ पर आप देखें तो इसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत। मतलब जो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हैं उसमें पहला संज्ञानात्मक सिद्धांत के रूप में इसको देखा गया है।
अब संज्ञान, आप सभी जानते हैं कि संज्ञान क्या होता है। हम फर्स्ट ईयर से ही संज्ञान के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञान का मतलब है आपका चिंतन, आपकी बुद्धि, आपकी मेमोरी यानी स्मृति, एकाग्रता, लर्निंग, ये सारी चीजें आपके संज्ञान के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब तनाव आता है, व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है, तो उसमें संज्ञानात्मक विकृति पाई जाती है। अब विकृति यानी डिस्टरबेंस, मतलब एक तरीके से यहाँ पर जैसे कह सकते हैं कि एक कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ जाता है। वो आप खुद इसको फील करें, इसको समझें, अपने ऊपर अप्लाई करके देखें कि जब भी आपके अंदर स्ट्रेस आया होगा तो आपका कंसंट्रेशन लेवल कम हो गया होगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए होंगे किसी चीज पर, आप किसी चीज को एकाग्रता से ना ही काम कर पाए होंगे, ना ही किसी चीज के बारे में सोच पाए होंगे, और कई बार तो कुछ चीजों को हम भूल भी जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि स्ट्रेस से आपका जो अटेंशन है उसमें भी कमी आ रही है, और आपका जो मेमोरी पावर है, जो रिकॉल करने की क्षमता है, आपकी चीजों को याद करने की क्षमता है, वो भी कम हो जाती है। किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से। ये बात हो गई किसके? संज्ञानात्मक सिद्धांत के द्वारा, मतलब मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में संज्ञानात्मक सिद्धांत के द्वारा ये बात हो गई कि आप कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, आपकी स्मृति कमजोर हो जाती है, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। अब बात करते हैं हम सामवेगिक अनुक्रियाओं की, क्योंकि आप हमेशा देखते होंगे संज्ञानात्मक अनुक्रिया ही नहीं दिखाते हैं। कई बार जब स्ट्रेस आता है, तनाव उत्पन्न होता है। तनाव कैसे उत्पन्न हुआ? मान लीजिए आपका फ्रेंड है, अब आप हमेशा उसका साथ देते हैं, और आपने उससे बोला कि चलो मेरे साथ तुम जरा मार्केट तक चलो, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ खुद। अब कई बार जो इमोशनल लोग होते हैं उनको ये बात पिंच कर जाती है कि मैं तो उसके साथ हमेशा जाता हूँ, आज मैंने बोल दिया तो वो भौकाल दिखा रहा है। ठीक है, मैं भी याद रखूंगा। लेकिन इतना बोल देने से ही बात नहीं खत्म हो गई, कहीं ना कहीं वो बात दिमाग में गूंजती रहती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ गया नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये क्या हुआ? ये एक संवेगिक अनुक्रिया है, मतलब आपको इमोशनली आप हर्ट हो गए, और जब आप इमोशनली हर्ट होते हैं तो फिर स्ट्रेस अपना और पैर पसार लेता है, मतलब स्ट्रेस के और नए नए रूप दिखने लगते हैं। जैसे यहाँ पर जो बताया गया है कि मान लीजिए आपको कोई बात बुरी लग गई, अब क्या होगा? आप उस चीज को बार बार सोचते रहेंगे कि मेरे साथ नहीं गया, ये मेरे साथ बुरा किया। या घर में मान लीजिए घर में कोई इवेंट हो गया, घर में कोई इंसिडेंट हो गया कि आपने पापा से कुछ बोला और पापा ने डांट दिया, आपको बहुत ज्यादा ही डांट दिया। अब आपके अंदर बार बार वही बात चल रही है कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते, पापा ने मुझे डांट दिया। अब लगातार जब भी हम चीज़ों को बार बार लगातार सोचते रहते हैं, खासकर स्ट्रेस से रिलेटेड चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हमें असामान्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो क्या होता है कि वो फिर चिंता का रूप ले लेती है। चिंता कहीं और से नहीं आती है, एंजाइटी जो उत्पन्न होता है, कुछ लोग एंजाइटी और स्ट्रेस को एक ही मान लेते हैं। तो एंजाइटी क्या है? एंजाइटी सेकेंड वर्जन है किसका? स्ट्रेस का। क्योंकि पहले स्ट्रेस उत्पन्न होता है, व्यक्ति में पहले स्ट्रेस आएगा, फिर जब स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है, आप खुद सोचिए कि जब आप किसी एक चीज को लेकर बार बार उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, तो आपका दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, एकदम सर दर्द करने लगता है और बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है। तो उसी चीज को यहाँ भी बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थिति में घिर जाता है, तो उसमें जो सबसे पहली संवेगिक अनुक्रिया होती है वो एंजाइटी की होती है, चिंता की होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। जैसे आप कॉलेज में हैं और अचानक से टीचर आते हैं क्लासरूम में और बताते हैं कि आपका नेक्स्ट वीक यूनिट टेस्ट है, और नेक्स्ट वीक आपका एक टेस्ट है, रख दिया गया। अब आपने आज तक नोट्स ही नहीं बनाए हैं, आपने सोचा था कि यूनिट टेस्ट थोड़ी होगा, वो तो सीधे एग्जाम होगा, किसी भी फ्रेंड से लेके काम चला लेंगे, क्या बात है। अब टीचर ने बोल दिया यूनिट टेस्ट होना है नेक्स्ट वीक, जो फेल होगा उसके मार्क्स प्रैक्टिकल में काट लिए जाएंगे, या उसको इंटरनल असेसमेंट में कम नंबर दिए जाएंगे। और यूनिट टेस्ट में सब लोग सिंगल सीट पे बैठेंगे, कोई साथ में नहीं बैठेगा।
अब आपको वहां पर क्या लगा, बड़े जोर का झटका बहुत धीरे से लग गया कि अब क्या होगा। ये हुआ क्या, स्ट्रेस। ये आपका एक स्ट्रेस है, आपके अंदर एक स्ट्रेस उत्पन्न हुआ कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन अगर उस चीज को आप वहीं पर बार बार सोचने लगते हैं कि मैं क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे मेरे, फिर मेरी बेइज्जती होगी, फिर लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरे क्लास के लड़के हंसेंगे, लड़कियां हंसेंगे, सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे, और कहीं टीचर घर तक ना बता दे मैं तो बहुत बुरा फंस गया। मतलब ये लगातार आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक चिंता का रूप ले लिया। मतलब लगातार चिंतन, वो भी निगेटिव चीजों के प्रति। तो क्या हुआ, उसने एक चिंता चिंता का रूप ले लिया, और जिसकी वजह से आपके अंदर डर, आशंका, डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, आशंका, परेशानी, ये सभी चीजें वहां पर दिखाई देने लगती हैं। अब फ्राइड ने तो चिंता के 3 टाइप बताए हैं। फ्राइड ने चिंता को अचेतन का संघर्ष बताया है और चिंता के 3 टाइप भी बताए हैं। दूसरी चीज, दूसरा रिस्पॉन्स देखते हैं। ये तो हो गया कब, सामवेगिक अनुक्रियाओं में पहला हो गया आपका चिंता। चिंता कब उत्पन्न होता है, जब आप एक चीज को ध्यान रखेंगे, जब आप पावर में नहीं होते हैं। चिंता ज्यादातर तभी उत्पन्न होता है जब आप पावर में नहीं होते हैं, वरना हर स्ट्रेस केवल चिंता ही नहीं उत्पन्न करता है, कई बार स्ट्रेस आपको आक्रामक भी बना देता है। एक बार फिर से इस चीज को सुनेंगे कि स्ट्रेस हमेशा, जो तनाव है वो हमेशा आपको चिंता की तरफ ही नहीं ले जाता है। चिंता की तरफ कब ले जाएगा वो, जब आपके पास पावर नहीं होगा, मतलब जहां से आपको स्ट्रेस मिल रहा है आप उससे कमजोर हैं, वो आपके ऊपर हावी हो सकता है। तब आप क्या करेंगे, आपके अंदर चिंता उत्पन्न होगी, आप डरेंगे, आप रोएंगे, परेशान होंगे। लेकिन जहां से स्ट्रेस आ रहा है, अगर आप उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो आपका जो बिहेवियर होगा, जो इमोशनल बिहेवियर होगा, वो चिंता के रूप में नहीं दिखाई देगा। वो किसके रूप में दिखाई देगा, वो क्रोध और आक्रामकता के रूप में दिखाई देगा। जैसे आपको पता है कि कोई आपका फ्रेंड है जो आपसे कमज़ोर है, किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में या और भी किसी तरीके से वो आपसे कमज़ोर है, और वो आपको स्ट्रेस देता है, मतलब कोई ऐसी बात बोलता है कि आपको बुरी लग जाती है, आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। तो क्या आप वहां पर रोएंगे, परेशान होंगे, चिंतित होंगे? नहीं। आप क्या करते हैं, आप तुरंत वहां पर उसका जवाब देते हैं, आक्रामक हो जाते हैं उसके प्रति, भड़क जाते हैं, कई बार क्रोध में आ जाते हैं, कई बार तो हाथापाई तक सिचुएशन पहुंच जाती है, मारपीट तक सिचुएशन पहुंच जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के प्रति एक अन्य संवेगात्मक अनुक्रिया क्रोध भी होती है, जिससे बाद में व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करने लगता है। पहले क्रोध उत्पन्न होता है, आप किसी के ऊपर क्रोधित होते हैं। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, छोटा भाई या घर में कोई छोटा बच्चा है, बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, पहले आप प्यार से समझाते हैं, फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, फिर आप भड़क जाते हैं एकदम से। क्यों भड़क गए, क्योंकि आप उससे ज्यादा पावर में हैं, आप कहीं ना कहीं उससे ज्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए आप उस पर भड़क रहे हैं। वहीं पर अगर वो डिस्टरबेंस आपके पेरेंट्स करते हैं, और आप पूरी तरीके से अगर पेरेंट्स पे डिपेंड हैं, इमोशनली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से आप उनके ऊपर डिपेंड हैं, तो आप उनसे भड़कते नहीं हैं। वो अगर 10 बार आपको उठाते हैं कि जाके पानी लाओ, जाके ये काम करो, तो आप चुपचाप जाते हैं, करते हैं, और बाद में चाहे आप रोए कि मुझसे इतना काम करवाते हैं, लेकिन आप वहां पर भड़केंगे नहीं। आपके अंदर चिंता उत्पन्न होगा लेकिन क्रोध नहीं आएगा। बट जब जैसे ही आप पावर में आते हैं, वो चिंता आपका क्या होता है, जो स्ट्रेस है वो चिंता में ना बदलकर वो क्रोध में या आक्रामकता में बदल जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मनुष्यों तथा पशुओं में जो भी शोध किए गए, उनसे यह स्पष्ट हुआ कि तनाव उत्पन्न करने वाले उद्दीपक या परिस्थितियों के प्रति प्राणी में पहले क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि वह उद्दीपक जिससे क्रोध उत्पन्न हो रहा है वो पर्सन के सामने ज्यादा देर तक अगर बना रहे, तो पर्सन क्या होता है, आक्रामक हो जाता है। जैसे आपके छोटे भाई बहन है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आप मना कर रहे हैं उसको, फिर भी नहीं जा रहा है, वहीं पर खड़ा हुआ है, तो उसका लगातार खड़ा रहना आपके क्रोध को आक्रामक व्यवहार में बदल देता है, और आप कस के उसको मार देते हैं या डांट के उसको खड़े होकर भगा देते हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं।
तनाव में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? तनाव में दो टाइप की प्रतिक्रियाएं होती हैं। पहला आपका मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं और दूसरा दैहिक प्रतिक्रियाएं। अभी हम बात कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं में। मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को हमने दो टाइप में बांटा। पहला संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक में क्या हुआ कि आपकी जो थिंकिंग है, आपका कंसंट्रेशन है, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर हम क्या देखें? हमने देखा संवेगात्मक। संवेगात्मक में सबसे पहले हमने चिंता को देखा। चिंता कब उत्पन्न होता है आपको बता दिया गया। उसके बाद हमने देखा क्रोध को, कि क्रोध और आक्रामकता कैसे उत्पन्न होती है स्ट्रेस के द्वारा। अब बात करते हैं हम विषाद की, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ही कई बार लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, और डिप्रेशन में जाकर कई बार तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। आपने बहुत से केसेस देखे होंगे। ये जो डिप्रेशन वाला मैटर है, ये ज़्यादातर रिलेशनशिप में देखा जाता है। ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पर मेल और फीमेल के बीच का रिलेशनशिप होता है, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। खासकर जो न्यू कपल रिलेशन होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन हो गए, या हस्बैंड वाइफ के न्यू मैरिड कपल उनके रिलेशन हो गए, तो ऐसे रिलेशन में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। अगर तनावपूर्ण परिस्थिति व्यक्ति के सामने बनी होती है और व्यक्ति उसके साथ निपटने में असफल होता है, तो वह उनके प्रति भाव शून्यता या उदासीनता विकसित कर लेता है, जो बाद में जाकर विषादी प्रवृत्ति उत्पन्न कर देती है। मतलब वही चीज बताई जा रही है कि आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो आप नहीं फेस करना चाहते हैं, लेकिन आप फिर भी उसको फेस करते हैं। जैसे एक लड़का है, अब वो रिलेशन में है, अपनी फ्रेंड के साथ रिलेशन में है, और अचानक उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब जो ब्रेकअप है वो एक ऐसा सिचुएशन है, मतलब जिससे वो लड़का नहीं निपटना चाह रहा है। अगर वो लड़का इमोशनल है तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कैसे मेरा ब्रेकअप हो गया, कैसे मैं सामने वाले को छोड़ दूँ। तो इसकी वजह से, और वो उसको वापस ला भी नहीं पाता है। वो कोशिश करने के लाख कोशिश के बावजूद भी अगर उसको वापस नहीं ला पाता है तो क्या होता है, आपने देखा है, आपने टीवीज में देखे होंगे, सीरियल्स में, फिल्मों में देखे होंगे, या आसपास में भी आपने देखा होगा कि फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो पर्सन उदास रहने लगता है, उसके अंदर से फीलिंग्स खत्म हो जाती है। मतलब वो किसी भी सिचुएशन में, चाहे हंसी वाली सिचुएशन में ना हंसता है, ना दुख होने वाली सिचुएशन में बहुत ज्यादा दुखी होता है, एकदम उदास। और धीरे धीरे करके ये उदासी क्या होती है, आगे चलकर वो डिप्रेशन में बदल जाती है। और जल्द ही इसका अगर इलाज ना किया जाए तो ऐसे पर्सन फिर आगे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, या और भी बहुत सी बीमारियां उनके अंदर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये चीजें पशुओं में भी देखी गई और मनुष्यों में भी देखी गई। जैसे पशुओं में तो सेलिगमैन ने, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेलिगमैन ने लर्न हेल्पलेसनेस का कॉन्सेप्ट दिया, हेल्पलेसनेस का। ऐसे ही पर्सन के साथ भी होता है। जब पर्सन को पता चल जाता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो मेरे लाइफ से जा चुका है और मैं लाख कोशिश कर लूँ फिर भी उसको अपनी लाइफ में नहीं ला पाऊंगा, तो वो धीरे धीरे उदास रहने लगता है। अगर कोई उसका सही से काउंसलिंग नहीं करता है, सही से समझाता नहीं है, अगर कोई सही से समझाने वाला है, काउंसलिंग करने वाला है, तब तो वो सिचुएशन से बाहर निकल आता है। लेकिन अगर ऐसा कोई पर्सन उसके आसपास में नहीं है तो फिर वो उदास रहने लगेगा। उसके अंदर से मतलब सारे भाव खत्म हो जाएंगे, न दुख का भाव रहेगा, न सुख का भाव रहेगा, मतलब सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा, और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कौन से इमोशनल रिस्पॉन्स। स्ट्रेस में जो पर्सन इमोशनल रिस्पॉन्स करता है, ये सब उसके बारे में है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के बारे में, दैहिक प्रतिक्रियाओं के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे ही उनका प्रॉब्लम आती है, मतलब स्ट्रेस आया, तो उनका पेट खराब हो जाएगा,
ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट एकदम बढ़ जाएगा, बहुत सी सारी चीजें, हाथ पैर से पसीने निकलने लगेंगे। तो ये सभी क्या है, ये सभी दैहिक प्रतिक्रियाएं हैं। किसके प्रति? तनाव के प्रति, प्रतिबल के प्रति, ये सभी दैहिक प्रतिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, जो सबसे मेन दैहिक प्रतिक्रिया में थ्योरी है, वो है आपका सामान्य अनुकूलन संलक्षण, जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम की थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GAS या गैस मॉडल भी कहते हैं। और इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रतिपादन किया था सैली के द्वारा। हैंस सैली ने इसका 1979 में प्रतिपादन किया था। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया था पशुओं पर, मतलब ये जो गैस मॉडल के रूप में जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो पशुओं पर किया था, बट उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने मनुष्यों को भी, मतलब जो मनुष्य है, मनुष्यों के व्यवहार को भी इन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया, उसके बारे में बताया। ये सैली यहाँ पर बताते हैं कि जब भी किसी भी पर्सन के सामने स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तो वो 3 रूपों में रिस्पॉन्स करता है, मतलब उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। किसकी? पर्सन के अंदर जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो 3 अवस्थाओं के रूप में होते हैं। वो 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो पहला है चेतावनी प्रतिक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ अलार्म रिएक्शन। दूसरा है प्रतिशोध की अवस्था, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। और तीसरा है समापन की अवस्था, स्टेज ऑफ एग्जॉशन। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में और बड़े आराम से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी आपकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे अक्सर एग्जाम में और यहाँ तक कि नेट वेट के एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इसको समझें। GAS सैली के द्वारा दिया गया गैस मॉडल, इसमें 3 स्टेज होते हैं, मतलब इसमें जो पर्सन बिहेवियर करता है वो 3 स्टेज में करता है। पहला चेतावनी की अवस्था, दूसरा प्रतिशोध और तीसरा समापन की अवस्था। मतलब ऐसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है। आपको ऐसे आभास हो गया कि कोई 2-4 लोग हैं जो आपको पीछा कर रहे हैं। अब आपको जब आभास होता है क्या करते हैं आप क्या नॉर्मल ही चलते रहते हैं, जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही आराम से चलते रहते हैं गाना गाते हुए? नहीं, आप क्या करते हैं, आप तुरंत सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है? एक टाइप का आपको किसका फील हुआ? स्ट्रेस का फील हुआ कि यहाँ पर कोई स्ट्रेस है, यहाँ कोई ऐसी चीज है जो मुझे तनाव दे सकती है। तो आप क्या हो गए? आप चौकन्ने हो गए, सजग हो गए। ठीक। अब मान लीजिए कि आप चल रहे हैं और वो 4 लोग पीछे पीछे आपके एकदम पास आने लगे हैं। अब आप एकदम से चौकन्ने होकर चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक सिचुएशन ऐसा आता है कि वो लोग आपको घेर लेते हैं। वो जो 4 लोग हैं उन्होंने आपको घेर लिया। अब घेर लिया और आपको गाली देने लगे, आपके पैसे छीनने लगे, आपके सामान छीनने लगे। अब आप क्या करेंगे? वहां पर मान लीजिए आप प्रतिशोध दिखाते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप उनको मारते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है आपका? ये दूसरा स्टेज हो गया। कौन सा? प्रतिशोध की अवस्था, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। पहले स्टेज में क्या किया कि आपको पता चल गया कि आपको कोई पीछा कर रहा है और आप वहां से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, या आप अपने पूरे बॉडी को तैयार करते हैं कि हाँ स्ट्रेस आने वाला है, मुझे तैयार रहना है कि हाँ अगर कोई आया, मान लो कोई मुझसे भिड़ा तो मैं उसे ऐसे मारूंगा, वैसे मारूंगा और उसको पटक दूंगा। आप अपने मन ही मन तैयारी करते हैं। दूसरे स्टेज में जब उन्होंने घेर लिया आपको, अब वो आपको मार रहे हैं और आप भी उसके जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इधर से मारे जा रहे हैं। दोनों आप उनका पूरी तरीके से प्रतिशोध कर रहे हैं, मार रहे हैं उनको। लेकिन क्या हो रहा है कि आपने उनके 4 लोग थे, आपने 2 लोगों को मारा, तब तक पता लगा 2 और आ गए। अब आपने 2 मारा, आपकी एनर्जी थोड़ी खत्म हुई, लेकिन उनकी एनर्जी दोबारा फिर बढ़ गई, वो फिर 4 हो गए।
आपने बहुत हिम्मत दिखाया और 2 घंटे और लड़े और आपने 3 को और मार दिया, तब तक 5 और आ गए। मतलब वो एक नई एनर्जी के साथ आ गए 5 और। लेकिन आपकी एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर आपकी एनर्जी खत्म होती जा रही है। आपको मुँके पड़ रहे हैं, मुंह से खून निकलने लगा है, जगह जगह पर आपकी बॉडी कट गई और वो लोग मारे जा रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, बट उनकी एनर्जी अभी भी बराबर है, क्योंकि वो नई एनर्जी के साथ वापस आ रहे हैं। मतलब नए नए लोग आ रहे हैं और नई एनर्जी के साथ वापस आ रहे हैं, आपको टक्कर दे रहे हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है। सेम चीज जो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा, सेम चीज हमारी बॉडी में होता है। जब भी हमारी बॉडी को पता चलता है, यहाँ पर आप देखें ये जो फिगर दिखाया गया है, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम GAS आइडेंटिफाइड बाय हेंस सैली। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि फेज वन में क्या है, ये आपका अलार्म, मतलब यहाँ पर आपको अलार्म का पता चल रहा है आपको कि हाँ कोई स्ट्रेस आने वाला है, मतलब कोई ऐसी चीज़ आने वाली है जो आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता चल रही है। फिर फेज 2 में क्या हुआ, वो सिचुएशन आ गई। अब हम इसको एक बॉडी के लेवल पे एग्जांपल में समझते हैं। जैसे कोरोना को ले लीजिए, कोरोना अभी हम लोग झेल चुके हैं। तो कोरोना के टाइम पे क्या होता था, जब भी कोरोना मतलब बहुत से लोगों को हुआ, बहुत से लोग उसको रिकवर कर ले गए, उन्होंने उससे लड़ा भी, उनकी बॉडी ने उनकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून पावर है, उसने कोरोना से फाइट किया और उसको हरा दिया। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि आपको कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपके अंदर लग रहा है कि कोरोना हो गया है। तो आप क्या करते हैं, आप तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर देखें, इसको अब हम थ्योरी से समझते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि चेतावनी प्रतिक्रिया की अवस्था, जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या घटना, जिसे आसेधक कहा जाता है, से घिर जाता है और उससे प्रभावित होता है, तो उसमें सबसे पहले जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसे हम चेतावनी या मतलब अलार्म रिएक्शन कहते हैं। और इस अवस्था में व्यक्ति का शरीर अपने आप को असाधक के प्रति तत्कालिक अनुक्रिया करने के लिए तत्पर करता है। जैसे कि आपकी बॉडी क्या करती है, तुरंत तैयार हो जाती है, वो जो असाधक आ रहा है, जो आपके अंदर स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस देने वाला है, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है बॉडी। और यहाँ पर कौन काम करता है, यहाँ पर आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाता है। जब भी कोई ऐसी चीज़ें आती है हमारी तरफ जो हम नहीं चाहते या हमें पता नहीं है, तो वहाँ पर उससे लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोरोना का सिम्टम्स आपको लगा, अब आपकी बॉडी एक्टिवेट हो गई। ठीक, आपने टेस्ट करवाया और टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब क्या हो रहा है, अब आ जाती है प्रतिरोध की अवस्था। अब आपके बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो वॉरियर है, अंदर जो सेना है आपके अंदर लड़ने के लिए, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, विषाणु से लड़ने के लिए, जीवाणु से लड़ने के लिए, इन सब से लड़ने के जो आपकी अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो क्या करती है, वो इनसे लड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे शरीर से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और इन हार्मोन्स के जरिए ही जो बॉडी है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो अपने आप को उस स्ट्रेसर के जो वो असाधक है जिसे कोरोना है, उसके प्रति और मजबूत बनाने की कोशिश करती है। जैसे यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि पीयूष ग्रंथि के कुछ कोशिकाओं के द्वारा शरीर के रक्त धारा में एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स, जिसे हम एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम ACTH कहते हैं, वो उत्सर्जित होने लगता है, मतलब वो निकलने लगता है। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से।
पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ACTH निकलता है तो वो क्या करता है कि वो ज़्यादा मात्रा में रक्त में मिल जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हार्मोन्स का स्राव होता है वो सीधे रक्त में मिल जाता है। तो वो जो रक्त में मिल जाता है तो जो कोरोना का प्रभाव है वो उसको रोकने की कोशिश करता है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझ रहे हैं, आप ये मत समझिएगा कि वो कोरोना एक स्ट्रेस है, मतलब वो एक स्ट्रेस का माध्यम है, स्ट्रेस नहीं है। तो उसके प्रभाव को शरीर कम करने की कोशिश करता है। कैसे? वहां पर ACTH अधिक मात्रा में निकलने लगता है और वो कोरोना का जो प्रभाव है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि आप जीत रहे हैं, लड़ाई आप जीत रहे हैं, आप कोरोना को हराने वाले हैं, तब तक कोई और वेरिएंट आप उससे भी इन्फेक्टेड हो गए, जैसे बाद में कुछ और वेरिएंट भी आए हैं, या आपको वहीं पर कोई और प्रॉब्लम हो गई, आपको कोरोना है, साथ में पता चला डायबिटीज है आपको, या आपको निमोनिया की भी दिक्कत आने लगी। अब क्या हो गया कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो तो थोड़ा सा ही था, मतलब आपकी जो सेना थी उनसे लड़ने के लिए वो आधी अपनी एनर्जी खत्म कर चुकी है, लेकिन वहां तो नई सेना आ गई फिर से। अब इसमें क्या होता है, फिर इसमें आ जाती है समापन की अवस्था, क्योंकि आपकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है और उनकी शक्ति बढ़ चुकी है। तो इसमें फिर इसी वजह से फिर क्या होता है कि अचानक बीमारियां बढ़ जाती है, अचानक खांसी और ज़्यादा आने लगी, अचानक गला बैठने लगा, गले जाम हो गए, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी अब खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है, लेकिन जो असाधक है, जो स्ट्रेसर है, उसकी पावर बढ़ती जा रही है। और फिर इसी की वजह से फिर व्यक्ति में आंत का घाव, दमा, उच्च रक्तचाप, ये सारी चीज़ें व्यक्ति में देखने को मिलती है। खासकर जो आप डायबिटीज़ देखते हैं, डायबिटीज़ तो 90% उसके पीछे आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है, तनाव ही उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आई थिंक आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि तनाव में कैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, शारीरिक प्रतिक्रियाएं क्या है और उसके साथ साथ सामवेगिक प्रतिक्रियाएं या मानसिक प्रतिक्रियाएं क्या है। अगर अब भी किसी को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देंगे तो वहाँ पर पूछेगा कि जो हेंस सैली का 3 मॉडल बताया उन्होंने, 3 स्टेज, मतलब हेंस सैली का GAS मॉडल में 3 स्टेज कौन से हैं, तो 3 स्टेज कौन से हैं एक बार फिर से बताइएगा, आप नीचे कमेंट करेंगे। पहला है आपका अलार्म स्टेज, दूसरा रेजिस्टेंस का, और तीसरा है एग्जॉशन का, यानी कह सकते हैं पहला चेतावनी का, दूसरा प्रतिशोध का, और तीसरा समापन की अवस्था। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ मुख्य स्ट्रेसर के बारे में, कुछ ऐसे असाधक के बारे में जो व्यक्ति के अंदर तनाव को उत्पन्न करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।